नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हुए हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने इन्फ्लेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से ख़त्म किया है। इसके थ्योरी और इसके कंसेप्ट, जिस प्रकार से आप मैथ्स जो आपका सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स समझ में आ गया, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब तो मैथ्स के हर सवाल आपको आसान लगते हैं। उसी प्रकार अगर इकोनॉमिक्स की भी बात की जाए तो यहाँ पे भाई कोई चीज रटने वाली बातें होती नहीं है, केवल और केवल आपका कंसेप्ट यहाँ पे डिमांड होता है। और देन यही आपका चैप्टर इतना आसान लगेगा। अदरवाइज भाई ये आपके सर के ऊपर से हवाएं जैसे निकलती है वैसे सवाल भी निकलेंगे। लेकिन आपने इन्फ्लेशन वीडियो को देखा है, आप जा करके यूट्यूब पे देखेंगे, एक क्लास मैंने डाला है इन्फ्लेशन का। मैंने एप्लीकेशन में कहने का मतलब है कि आप चाहे झारखंड दरोगा की तैयारी कर रहे हो या बिहार दरोगा या सीजीएल या एनटीपीसी, तो भाई मैं जीके का उस लेवल पे, जैसे कि दरोगा का ये लेवल है, झारखंड दरोगा बिहार दरोगा का ये लेवल है, एनटीपीसी कहीं ना कहीं इस बीच में आएगा और बिहार सचिवालय इस लेवल पे आएगा। तो मैं आपको झारखंड जीके, सॉरी इंडियन जीके में जो है आपका इस लेवल पे करवा रहा हूं, ताकि ये भी एग्जाम बिहार दरोगा भी, झारखंड दरोगा भी, एनटीपीसी भी और बिहार सीजीएल भी कवर हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है इन्फ्लेशन के एमसीक्यू पे डिस्कशन करने वाला हूं। और ना केवल मैं ए का बी और टू का सी करने वाला हूं भाई, मैं हर एक सवाल को समझाऊंगा। और ये सवाल वही हैं जो आपके पूछे गए हैं और बहुत शानदार सवाल हैं। और जब इन सवालों को आप लगा रहे होंगे ना, तो इन्फ्लेशन को आप समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करवाने वाला हूं, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स के सवाल को आपको कैसे बनाना है। जैसे कि आज जो आपका टॉपिक है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन में जो पूछे गए सवाल है, क्या ट्रिक होगा, मैं ट्रिक भी नहीं कहूंगा, कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए कंसेप्चुअली, वो कंसेप्ट में बात करूंगा। तो आप पहला तो ये काम करिए कि एक ही वीडियो देखिए। एप्लीकेशन में तो मैंने पूरा का पूरा 2 क्लास लिया हूं और आज आपका एमसीक्यू भी वहां पे तो करा दिया गया है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल पे आते हैं भाई, लेकिन आपका इन्फ्लेशन में बहुत हद तक फिर से चीजों को क्लियर कर दूंगा। पहला सवाल क्या है, और ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा। इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन द पॉसिबल कंसिक्वेंसेस वुड बी। यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम होगा। देखिए, इस सवाल को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपको पूरा का पूरा निचोड़, याद रखिएगा मैंने जो एक शब्द इस्तेमाल किया निचोड़, मैं इस अभी एक सवाल से पहले मैं आपको रख रहा हूं और इसके बाद आपके हर सवाल सही हो रहे होंगे। देखिए, चैप्टर क्या है हमारा, इन्फ्लेशन है। ध्यान से समझिएगा, हमारा चैप्टर है इन्फ्लेशन, यानी कि क्या है, मुद्रास्फीति। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उस सब्जेक्ट की चैप्टर का जो टाइटल है ना, उस टाइटल का ही पूरा का पूरा सार आपके उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक में होते हैं। यानी कि ठेठ भाषा में इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं हम लोग, महंगाई कहते हैं। क्या कहते हैं सर, महंगाई कहते हैं। और एग्जाम में भी डायरेक्ट आपको महंगाई लिखा हुआ शब्द मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा तरीका कि क्वेश्चन कैसे देखेंगे, क्या वहां पे आप अप्रोच लगाएंगे। तो जब इन्फ्लेशन की बात होगी तो मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स में मैं पूरी इन्फ्लेशन की कहानी रखने वाला हूं। ठीक है ना, कोई चीजें मैं लिखूंगा नहीं भाई, थोड़ी थोड़ी चीजें लिखूंगा और पूरा आपका इन्फ्लेशन क्लियर कर दूंगा। जब बात है इन्फ्लेशन की, यानी दिमाग में क्या चलना चाहिए सर, महंगाई है। अब ध्यान से समझिएगा, यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इसका मतलब महंगाई कब होती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यानी मैंने क्या कहा, जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है। सर मैंने, ये आपका जो साइन है, ये अपवर्ड का साइन है, इंक्रीज का साइन है। यानी कीमत क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन में कीमत क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप एक बात बतलाइए, जब आप मार्केट में पहले जाते थे 100 रुपए लेकर के, ठीक है, तब आप 2 केजी चीनी खरीदते थे। हाँ भाई, लेकिन आज जब 2025 में, ये 2024 की डाटा है, और ये 2025 में जब आप 100 रुपए लेके जा रहे हैं तो आप 1 केजी चीनी ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा,
आपकी जो खरीदने की जो शक्ति थी 2 kg चीनी थी, कब? 2024 में, यही 100 रुपए में भाई। लेकिन आज 2025 में आपकी जो खरीदने की जो शक्ति है उस 100 रुपए में कितनी हो गई है? कम हो गई है, 1 kg। यानी इसका मतलब यहाँ पे एक और समझ में आ गया सर पॉइंट, हमें ये समझ में आ गया सर, जब बात होगी इन्फ्लेशन की, महंगाई की, तो उस केस में जब प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा तो हमारी परचेजिंग पावर कहने का मतलब हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं सर? हमारी खरीदने की शक्ति यानी हमारी क्रय शक्ति क्या हो जाती है सर? वो हमारी घट जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट भी सर इन्फ्लेशन का हमने समझ लिया। अब आइए तीसरे पॉइंट पे। अब यहां मैंने आपको क्या बताया था सर कि आप जब 2024 में 100 रुपए लेकर के मार्केट गए थे तो आपने 2 kg क्या किया? चीनी खरीद लिया था। लेकिन आज जब यही 100 रुपए लेकर के जब आप 2025 में जा रहे हैं तो आप कितना चीनी ले पा रहे हैं? 1 kg चीनी ले पा रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, मैथ्स आपने पढ़ा है, टाइम एंड वर्क, और पढ़ना भी पड़ेगा भाई अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको 2 यूनिट काम करना है तो आप 100 रुपए लेकर के जा रहे थे, यानी कि एक आदमी इस काम को कर रहा था 2 यूनिट वर्क को, ठीक है। लेकिन अब यही 2 kg चीनी यानी कि यही 2 यूनिट काम करने के लिए अब आपको कितना आदमी की आवश्यकता हो रही है भाई? 2 आदमी की। क्यों सर? क्योंकि 1 kg चीनी की प्राइस हो गई है भाई 100 रुपए और पहले था 50 रुपए kg, तभी तो आपको भाई 2 kg चीनी मिल गया 100 रुपए में। यानी क्या हो गया? यहां आदमी की वैल्यू क्या हो गई? घट गई है। देखिए आदमी की वैल्यू कैसे घटी सर? जो काम एक आदमी कर रहा था अब वही काम को 2 आदमी कर रहे हैं, यानी कि काम की वैल्यू बढ़ गई है। उसी प्रकार यहां पे देखिए 2024 में 100 रुपए में 2 kg चीनी आपके घर आ जा रहे थे, और अब आप 100 रुपए ही लेके जा रहे हैं तो मार्केट से आप केवल 1 kg चीनी के लेके आ रहे हैं। यानी किसकी रुपया? यानी कि पैसे की वैल्यू यानी मनी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। यानी तीसरा पॉइंट आपने क्या समझ लिया सर? इन्फ्लेशन में आपने तीसरा पॉइंट ये समझ लिया कि जो मनी की जो वैल्यू होती है, मनी वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जो मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा मूल्य क्या हो जाती है सर? घट जाती है। समझ में आया? क्या क्या समझिएगा। देखिए जब बात हो रही होगी इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, महंगाई की, तो हमने ही बोला सर महंगाई यानी कि क्या है भाई? प्राइस की कीमतें बढ़ेगी, यानी कीमत इंक्रीज होगी तो हमारी खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है सर? घट जाती है। अब खरीदने की शक्ति घट जाती है तो मनी की जो वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? खरीदने की शक्ति का घट जाना, इसका मतलब क्या हुआ? जो 100 रुपए में हम 2 kg चीनी ला रहे थे, अब हम 2 kg ला रहे थे, अब वही 100 रुपए में 1 kg चीनी ला रहे हैं। यानी कि जो मनी की वैल्यू है यानी मुद्रा मूल्य क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इन्फ्लेशन में ये 3 पॉइंट समझ में आया? पहले बताइए। प्राइस बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर घट जाएगी, और मुद्रा का जो मूल्य है वो यानी मनी की जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि 2019 में $1 में 60 रुपए थे और अभी कितने हो गए 2025 में? $1 में 80, 82 या 85 रुपए। तो यहाँ मनी का वैल्यू घट गया है, यानी कि डॉलर की, देखिए $1 में 60 रुपए थे और अब $1 में 85 रुपए, यानी वो $1 60 आदमी के बराबर था और अब एक 85 आदमी उसको संभाल के रखे हुए, यानी आदमी की वैल्यू घट गई है ना, यानी पैसे की वैल्यू अभी डिक्रीज हो गई, ठीक है। खैर उस पर भी हम आएंगे और मैंने क्लास में समझाए भी उसको। अब एक और चीज को मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या होगा, अब जैसे प्राइस बढ़ रही है, आपकी क्रय शक्ति घट रही है, यानी मनी की वैल्यू घट रही है, तो आपके पास अगर वही वस्तु को खरीदना है, यानी कि भाई जीवन यापन करने के लिए तो मुझे 2 kg चीनी चाहिए ही भाई, तो अब आप 2 kg कैसे लाएंगे? तो सरकार या आरबीआई कर ले क्या करेगी? मार्केट में फ्लो, मनी की जो फ्लो होती है ना, मनी फ्लो जो होती है, जिसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है लिक्विडिटी। क्या कहते हैं सर इसको? हम लोग कहते हैं तरलता। तरलता को बढ़ाती है। कैसे सरकार बढ़ाती है? मैंने कई सारे तरीके बताए। जैसे सबसे पहला क्या करेंगे, सरकार बोलेगी कि आपका जो इनकम टैक्स था 12 लाख रुपए में आपको इनकम टैक्स पे करना है, अब आप 20 लाख रुपए जब तक अर्निंग नहीं करेंगे तब तक इनकम टैक्स नहीं कटेगा। तो भाई आपका पैसा बच गया, तो आपका पैसा बच गया तो अब आप पैसा 100 रुपए की जगह 200 रुपए ला करके इस चीनी को घर में ले आएंगे, 2 kg चीनी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आप लोन लेते हैं अगर 10% में, तो सरकार बोल रही है भैया आप लोन लीजिए, मैं आपको 5% में ही दे रहे हैं, तो अब आप लेंगे भाई, क्योंकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया है, तो भाई वो 5% पैसा बचेगा तो आपके पास ही बचेगा, तो आप मार्केट में ले जाके खर्च करेंगे।
कहने का मतलब ये है घुमा फिरा करके आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में पैसा को ला रहे खर्च करने के लिए, अपने जीवन यापन की पूर्ति करने के लिए। यानी कि सर इन्फ्लेशन आया तो प्राइस इंक्रीज हुई, हमारी क्रय शक्ति घट गई है, मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, तो सरकार ने कई सारी पॉलिसियां स्टार्ट कर देती है, आरबीआई यानी कह ले या फिर गवर्नमेंट कर लेते, ठीक है, भारत सरकार या आरबीआई। अब वो क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगी, आपको क्या करेगी भाई, आपकी इनकम टैक्स जो है वो भाई थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी कि 20 लाख से ऊपर अगर होगी तो ही आपका डिडक्शन किया जाएगा। तो इससे आप क्या करेंगे, आपके पैसे में बचत होने लगेगी। तो आप क्या करेंगे, अब पैसे आएंगे तो भाई कम से कम जो दिनचर्या के लिए, जीवन यापन के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो वस्तुओं को तो खरीदेंगे। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में पैसा को खर्च करेंगे, यानी कि मार्केट में क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ मनी, मैं लिखूंगा फ्लो ऑफ मनी, ठीक है ना, मैं यहां लिख रहा हूं फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ मनी इंक्रीजेस। फ्लो ऑफ मनी इंक्रीजेस यानी क्या है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि तरलता अधिक हो जाएगी। समझ में आए। अब देखिए और भी तरीका, सरकार क्या करेगी भाई, आपको महंगाई भत्ता देगी, ठीक है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, जो 10,000 था आपका सैलरी अभी 11,000 हो गया, ताकि आप, महंगाई भत्ता सरकार उतना ही देगी जितनी महंगाई बढ़ी है, ताकि आप जीवन यापन की वस्तुएं खरीद पाए, ना कि भाई ऐस मौज की चीजें। अब देखिए अलग चीज है कि आप अच्छे पोस्ट में हैं, अच्छी आपकी बिजनेस है तो अच्छी अर्निंग कर पा रहे हो, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन आपको इतना महंगाई भत्ता सरकार देगी कि आप जीवन यापन कम से कम कर ले। यानी कि जो आपके पास 100 रुपए थे पहले, तो 100 रुपए में आप जो 2 केजी चीनी खरीद रहे थे ना भाई, तो ये 100 रुपए में जो 2 केजी चीनी खरीद रहे थे, अब आपका सैलरी बढ़ाकर 200 रुपए कर दिए हैं, ताकि आप अभी भी 2 केजी ही चीनी खरीदिएगा। महंगाई बढ़ जाने के कारण आपका सैलरी इतना ही है, मैंने बढ़ाया कि आप उसे 2 केजी चीनी ही खरीद पाएंगे। अब अलग बात है कि आप थोड़ा सा चीनी को कम खर्च करके आप 1 केजी में यापन कर लेंगे, तो वो 100 रुपए का आप बचत कर लेंगे, तो कुछ और चीज में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। लेकिन आपकी सैलरी जो इंक्रीज होगी वो इतना ही इंक्रीज होगी जितना प्राइस बढ़ता है। अब ये आपको मैंने बताया है कि कैसे प्राइस को, मतलब महंगाई भत्ता सरकार देती है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, 1124 वस्तुओं का लिस्ट बनाई जाती है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सारे मैंने कंसेप्ट वहां बताए हैं, बाकी वहां की जरूरत नहीं है भाई ये सब में। अभी यहां तक बातें क्लियर है, यानी आपने अभी ये समझ लिया इन्फ्लेशन में 4 पॉइंट आपने समझ लिया सर, 4 पॉइंट आपने समझ लिया है। एक तो प्राइस इंक्रीज हो जाती है सर, क्रय शक्ति हमारी घट जाती है, मुद्रा वैल्यू घट जाती है, जिसके कारण सरकार को क्या करता है, सरकार को या आरबीआई को क्या करना पड़ता है, फ्लो ऑफ मनी मार्केट में इंक्रीज करनी पड़ती है, यानी लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ती है। इसके कई सारे तरीके, जिसके मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए। यहां तक चीजें ठीक है, ठीक है सर। अब आपसे यहां तक आप समझ गए हैं, अब कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, समझिएगा, बताइएगा कि जो महंगाई है, ठीक है, अच्छा एक चीज यहां मैं आपको बतला दूं भाई, 1 मिनट, देखिए कुछ चीजें यहां पे लिखी गई है। देखिए महंगाई जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, है ना, तो देखिए जो विकासशील देश है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री, तो यहां पे जो महंगाई होनी चाहिए, एक अच्छा इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो होता है 3 से 5% होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, महंगाई दर। और जो डेवलप्ड देश है जैसे अमेरिका, तो वहां पे कितना महंगाई होना चाहिए, 1 से 2%। अब यहीं से सवाल बनता है सर, सवाल क्या बनता है, सवाल यहां से ये बनता है कि हमें ये बताइए कि महंगाई अच्छी है या नहीं है, मतलब महंगाई देश में होना अच्छी बात है या नहीं होना। बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए महंगाई होना देश के लिए अच्छी बात है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, अच्छी बात है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है महंगाई। लेकिन एक वर्ड मैं यहां जोड़ूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है लेकिन एक सीमा तक, ठीक है, एक सीमा तक, यानी कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छी है इन्फ्लेशन महंगाई, लेकिन एक लिमिटेशन के तहत ही ये होनी चाहिए। और ये लिमिटेशन हर साल जो आरबीआई है या भारत सरकार डिसाइड करती है। जैसे अभी आपने देखा कितनी होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया 3 से 5% होना चाहिए, 6% भी चल जाए, 7% तक भी ठीक है, 8% तक भी ठीक है, 9% तक भी ठीक है, ये सब मैंने क्लास में बताया है। बाकी ये 6 को फिर से कैसे 5 किया जाएगा, घटाया जाएगा, 7 को कैसे घटाया जाएगा, 8 को, मतलब कोशिश होगी अगर 6% हो गई है महंगाई, 7% हो गई, 8%, 9%, इससे ज्यादा ना हो। अभी 9 को कैसे हम 5 में ले आए, 8 को कैसे 5 में 6 में ले आए, ये सरकार आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करती है भाई, वो अपनी पॉलिसी का यूज करती है, वो मैंने बता रखा, ठीक है। यानी सर यहाँ पे हमने ये समझा
कि महंगाई देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, लेकिन एक सीमा तक। अब मैं बात करता हूं कि अगर जो महंगाई है आपकी जो महंगाई है वो महंगाई हो जाए 25%, चलिए 25% नहीं, मैं लिख रहा हूं हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए। हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में मैंने बताया कि महंगाई आपका 100% या उससे ऊपर आ जाए, ठीक है, 100% या उससे अबव चले जाए, तब क्या होगी भाई बताइए। तो अब क्या इतनी अच्छी महंगाई अच्छी है, बताइएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, पहले मैं आपको यहां प्रूफ भी कर देता हूं, ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ भी करता हूं कि क्यों देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। अब महंगाई होगी तो आपको रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी रोजगार बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब इतनी अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो भाई बेरोजगारी फिर छा जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे है मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कि महंगाई होना क्यों अच्छी है। मैं आपको अभी ये समझा रहा हूं क्यों महंगाई से आपको रोजगार जनरेट होता है। ये आपके एक स्टूडेंट के कॉल आए थे, सर महंगाई बढ़ने से रोजगार कैसे बढ़ेगी। और जब बहुत अधिक, मैंने ये कहा कि महंगाई एक सीमा तक, एक वर्ड याद रखना, एक लिमिटेशन तक। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, महंगाई जो है बहुत अच्छी है, बहुत अधिक अच्छी नहीं है, एक सीमा तक महंगाई अच्छी है। अब यहां मैंने एक कंपनी का नाम लिया है, कंपनी एक्स है, जो 2024 में कोई एक प्रोडक्ट बनाती है जिसकी प्राइस रखी गई थी 500 रुपए, ठीक है मेरे भाई, 500 रुपए। तो बहुत सारी प्रोडक्ट का सेल किया कंपनी ने 2024 में, और यहाँ पे जो वर्कर थे वो 10 वर्कर काम कर रहे थे। तो कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख रुपए कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब इस 1 लाख का जब प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो कंपनी ने क्या की कि हम और अधिक प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो और अधिक प्रोडक्शन करेंगे मेरे भाई, तो हमें क्या चाहिए भाई, इंप्लॉय चाहिए। तो अब उस कंपनी एक्स ने 2025 में क्या हुआ, इंप्लॉय की संख्या बढ़ा दी है, 100 कर दी है, ठीक है ना। तो देखिए 100 कर दी है, लेकिन प्राइस को भी क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। 500 से अब वो प्राइस कितना बढ़ के चला गया है, ये 500 से बढ़ करके हो गया 1000 रुपए। ताकि अब देखिए महंगाई, यहाँ पे समझिए चीजों को, यहाँ महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, 500 से 1000 हो गई है। लेकिन साथ के साथ देखिए इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई है, 110 आदमी यहाँ पे थे, अब यहाँ पे 90 आदमी और आ गए हैं काम करने के लिए। लेकिन एक चीज को समझिए, प्राइस बढ़ा है, कीमतें बढ़ी है, इन्फ्लेशन आई तो है, लेकिन एक ऐसा नहीं है कि प्राइस 500 से 5000 कर दिया गया, नहीं भाई, 500 से 1000 किया गया, मतलब एक लिमिटेशन में। तो इसने क्या किया भाई, रोजगार दे दिया। अब इस कंपनी ने 1 करोड़ प्रॉफिट अर्निंग कर ली, तो भाई उस 1 करोड़ में क्या करेगा, सैलरी भी जो 90 स्टाफ आ रहा है उनको सैलरी दे पाएगी, ठीक है। लेकिन अब समझिएगा, अब इस एग्जाम्पल पे आइए कि बहुत अधिक महंगाई क्यों अच्छी नहीं है, यहां पे समझिएगा। जैसे यहां मैंने आपको बताया कि अगर महंगाई आपका हो जाए 100% या उससे अबव हो जाए, तो अब समझिएगा क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यानी कि वही जो कंपनी एक्स है जिसकी कीमत 500 रुपए थी प्रोडक्ट की, अब इसने इसकी प्राइस को बढ़ा करके कितना कर दिया है, 5000 कर दिए हैं, 5000 रुपए कर दिए एक प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अब होगा क्या, अच्छा एक चीज तो अब आपके माइंड में क्या क्या चल रही है भाई, महंगाई से आपके माइंड में क्या क्या चलना चाहिए भाई, प्राइस का बढ़ जाना, आपकी खरीदने की शक्ति घट जाना, मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाना, और इसके लिए सरकार फिर आरबीआई क्या करेगी, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाएगी। तो भाई महंगाई आपकी 100% एंड उससे भी अबव अगर हो जाएगी, तो भाई आपकी प्राइस तो भाई देखिए बढ़ गई है, यहां तो दिख भी रहा सर, प्राइस तो बढ़ गई है मेरे भाई, आपकी खरीदने की शक्ति घट गई है, मुद्रा का जो मूल्य है, मनी वैल्यू, वो घट गई है। तो सरकार मार्केट में फ्लो बढ़ाएगी, लेकिन कितना, कोई हद तक ही ना बढ़ाएगी। तो आपका सैलरी बढ़ गया है, आपका जो सैलरी था 10,000 से आपका सैलरी कर दिया गया है अब आपका 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 कर दिए गए। इसके बाद भी आपकी जो है ना भाई, खरीदने की शक्ति इसकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि 5,000 में अगर हम एक प्रोडक्ट ही खरीद लेंगे, 2 प्रोडक्ट, तो आपका 10,000 तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। तो देखिए महंगाई बहुत अधिक हो गई है, मार्केट में पैसा भी आ रहा है, 10,000 से आपका सैलरी 20,000 हो गया है, इसके बावजूद भी आप चीजों को खरीद नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा, ये कंपनी जो एक्स है इसका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। अगर सेल नहीं होगा तो ये कंपनी में क्या होगा, धीरे धीरे स्टोर होते चला जाएगा। नेक्स्ट मंथ उस एम्प्लॉय को क्या पैसा देगा भाई, जब इसका सेल होगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट आपने कंपनी में स्टोर करके रखा है, तो भाई ये सैलरी देने पाएगा। तो क्या करेगा भाई, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको छटनी कर दिया जाएगा, तो यहां से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। अब कुछ दिन के बाद भाई क्या होगा, ये कंपनी भी बंद हो सकती है, ठीक है। तो समझें कि बहुत अधिक महंगाई होने से आपकी बेरोजगारी बढ़ जाती है, समझ गए। और जब बहुत
एक सर्टेन रेंज में आपकी अगर महंगाई है, प्राइस बढ़ रही है, तो भाई एक सीमा तक है तो भाई अच्छी है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आपके देश के लिए रोजगार की स्थिति बढ़ रही है, ठीक है। तो ये जो केस है ना, बहुत अधिक महंगाई हो जाना, महंगाई बहुत अधिक हो गई है, ठीक है ना, महंगाई बहुत अधिक हो गई है, आपके मार्केट में पैसे की फ्लो भी बढ़ी है, लेकिन एक हद तक ही सरकार बढ़ाएगी, आरबीआई बढ़ाएगी, तो भी आप क्या कर रहे हैं भाई, उसको खरीदने से बच रहे हैं, क्योंकि महंगाई अधिक है, बहुत सारी जीवन यापन की हमें वस्तुएं खरीदनी है। तो अब ये कंपनी सेल नहीं कर पा रही है, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनियां क्या कर रही है भाई, अपने प्रोडक्ट को स्टोर ही किए जा रहे हैं, तो भाई सेल हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो नहीं रहा, तो सैलरी नहीं दे पाएंगे, और सैलरी नहीं दे पाएंगे तो भाई एम्प्लॉय को हटाना होगा, और हटाने के बाद वह धीरे धीरे भाई वो कंपनी भी बंद हो सकती है, अगर सेलिंग नहीं हुआ तो, ठीक है। तो फिर अब सरकार क्या करेगी, इस महंगाई को अब कोशिश करेगी कम करने की, और यही जो केस होता है ना, यही केस को हम लोग नाम देते हैं रिसेशन की, यानी कि इसे ही हम लोग हिंदी में कहते हैं मंदी आ जाना। मंदी आ जाना मतलब क्या है कि लोगों का जो डिमांड है, डिमांड क्या हो जाता है, घट जाता है, ये हमने खरीदना कम कर दिया, यानी हमारी डिमांड घट गई है, हमारे पास पैसे का अभाव है ना भाई, हमारे पास पैसे तो है, मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना कि प्राइस अधिक हो जा रहा है, जितना इंक्रीज होना चाहिए प्राइस कंपैरेटिवली, उतना पैसा हमारे पास नहीं आ रहा, यानी कि पैसे का अभाव है भाई। अब पैसे का अभाव है तो भाई सेलिंग हो नहीं रहा, प्रोडक्ट स्टोर हो रहा है, तो भाई स्टोर होने के साथ साथ अब वो कंपनियां बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो यही हो गया आपका मंदी भी। तो मंदी भी आपकी महंगाई से जुड़ी है, समझ में आया, कब, जब बहुत अधिक महंगाई हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं सर, अगर सर महंगाई बहुत कम हो जाए, जैसे मैंने बताया सर, महंगाई कम से कम तो हो, एक सीमा तक होनी चाहिए 3 से 5%, और एक रेंज मैंने बताया आपको 4% से ±2%, यानी जो महंगाई हमें, जो भारत सरकार रखना चाहती है, आरबीआई रखना चाहती है 2% से लेकर के 6% के बीच में, ठीक है। तो ये एक अच्छी महंगाई। अब अगर महंगाई सर 1% हो जाए, 0%, या महंगाई नेगेटिव में आ जाए, तो क्या अच्छी बात नहीं है सर। अच्छा, महंगाई बहुत कम हो जाए, ठीक है, महंगाई बहुत कम हो जाए, अब ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, कैसे समझिएगा, अच्छी बात नहीं है। अब क्या होगा समझिए, महंगाई बहुत कम हो गई, यानी कि जो प्राइस था किसी प्रोडक्ट का 100 रुपए, उस प्राइस को घटा करके इतना कम कर दिया गया, कितना कम कर दिया गया, 40 रुपए, यानी महंगाई, प्राइस क्या हो गया आपका, डाउन हो गया, यानी प्राइस क्या हो गया आपका, कम गया है, प्राइस कम गया है, यानी महंगाई क्या हो गई भाई, घट गई है, महंगाई क्या आ गई यहाँ पे नेगेटिव में, 100 से 40, यानी कि क्या हो गया, 60% आपकी नेगेटिव में आ गई है महंगाई, तो महंगाई कम गई है। अब एक बात बतलाइए, प्राइस कब कम किया जाता है, याद करिए। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दुर्गा पूजा के समय या फिर दीपावली के समय में आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है, बोनस मिलता है, ठीक है। जब तक बोनस नहीं मिल रहे होते हैं तो एक जींस का प्राइस 1000 हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही बोनस की क्रेडिट कर दी जाती है, ठीक है, कर्मचारी में या न्यूज मीडिया में आ जाता है, तो वही एक जो जींस है आपकी, वही एक जींस की जो प्राइस है वो हो जाती है 3000। मतलब पहले आपके पास 10,000 जो आपको सैलरी मिली और 10,000 आपको 5,000 आपको बोनस मिल गया, तो आपके पास टोटल कितने पैसा आ गए, 15,000, और आप वेट कर रहे थे कि बोनस आएगा, पैसा आएगा, तब हम जीन्स खरीदेंगे। तो अब एक बात बताइए, अगर आप बोनस से पहले अगर 10,000 का अगर जीन्स ही खरीदते हैं, तो कितना आप जीन्स खरीदते हैं, 10 जीन्स आप खरीद लेते हैं। लेकिन अब आपके पास 15,000 पैसे तो आए, लेकिन प्राइस इतनी अधिक बढ़ जाने के कारण अब हुआ क्या कि आप यहाँ पे कितना जीन्स खरीद पा रहे हैं, 5 जीन्स ही खरीद पा रहे हैं, है ना। यानी कि मार्केट में हुआ क्या कि जैसे ही पैसे आना स्टार्ट हुआ, तो जो दुकानदार है या जो कंपनियां प्राइस क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है सर, ये समझ लिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे कंपनी या दुकानदार क्या देख रहे हैं कि लोग के पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है इसके लिए वस्तु नहीं खरीद ली, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट का प्राइस इतना कम कर दिए कि नेगेटिव में आ चुकी है महंगाई, ठीक है। यानी कि जो लागत लग रही है दुकानदार को खरीदने में, या फिर जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, वो भी सेल करके नहीं कमा पा रही है, यानी लोगों के पास क्या है, पैसे नहीं है खरीदने के लिए, यानी मार्केट में क्या है, पैसा नहीं है, ठीक है ना, मार्केट में क्या पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है वस्तु को खरीदने के लिए। तो ये जो सिचुएशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा भाई, इस स्थिति में क्या, जो वस्तु का जो वैल्यू है वो बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारे पास जो अभी 1 kg चीनी बचा हुआ है, उसको कोशिश करेंगे भाई बहुत कम खर्च करें, उस चीनी को और कम से कम 10-15 दिन चलाएं, यानी वस्तु की मूल्य बढ़ जाती है यहाँ पे जब नेगेटिव इन्फ्लेशन आ जाता है या डिफ्लेशन आ जाता है। तो अब इस केस में सरकार क्या करेगी भाई, आपकी सैलरी फिर बढ़ाना बहुत अच्छी तरह से इंक्रीज कर देगी, आपको लोन बहुत कम इंटरेस्ट में मिलने लगेगा, आपका जो टैक्स है वो हो सके तो वह टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ताकि आप पैसा मार्केट में लाएं
और इसका फिर से प्राइस बढ़ते बढ़ते एट सर्टेन रेंज में 2 से 5%, 6% तक महंगाई को हम ला सके। समझ में आ गया आपको महंगाई चीजें। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाने लायक अब आप हो गए हैं। अब जो मैंने बतलाया, जितना मैंने बतलाया, एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन में मैंने बताया कि प्राइस की कीमतें बढ़ती है, हमारी क्रय शक्ति घट जाती है, और जो मुद्रा का जो मूल्य होता है वो घट जाता है। तो फिर हमारे मार्केट में क्या होता है, सरकार या आरबीआई मार्केट में क्या करती है भाई, फ्लो बढ़ाती है, मनी फ्लो। यानी कि मार्केट में जैसे ही पैसे आया, बोनस मिला, दिमाग में ये बात रखिएगा, आया बोनस तो प्राइस बढ़ गई, दुकानदार ने प्राइस बढ़ा दी है, अब कीमतें, हमारी शक्ति घट गई है और मुद्रा का जो मूल्य है वो भी घट जाता है इन्फ्लेशन में। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में बोला गया है इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पे मनी का सप्लाई ही कम है और इन्फ्लेशन में मार्केट में मनी होता है तब तो इन्फ्लेशन आता है ना, और मार्केट में जब मनी नहीं है तो मैंने अभी बताया है डिफ्लेशन का केस है, यानी यहाँ मार्केट में क्या है, पैसा ही नहीं है ना, यहाँ पैसा ही नहीं लोगों के पास खरीदने के लिए, तो ये कौन सा केस है, डिफ्लेशन का केस है। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे पकड़िएगा। यहां से आप क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा, लैक ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि यहाँ पे पैसे की जो सप्लाई है, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई मतलब ऐसे समझिए कि मार्केट है अपना, एक मार्केट मंडी दिमाग में रखिए कि वहां पे पैसे ही नहीं है मार्केट में लोगों के पास खरीदने के लिए, सप्लाई नहीं है। किसके कंपैरिजन में, जो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, जो वहां पे सर्विसेज बिक रही है, डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, या आप कोई गेम खेल रहे हो वो सर्विसेज हो गए, कोई प्रोडक्ट सब्जी खरीद रहे हैं, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, वो जो सप्लाई है प्रोडक्ट और वस्तु, उसके कंपैरिजन में मार्केट में पैसा नहीं है। हिंदी में, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी हो, ठीक है, यानी धन की आपूर्ति यानी कि धन की सप्लाई कम है तो संभावित क्या परिणाम होगा, इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे, ठीक है। और अगर मनी की सप्लाई बहुत अधिक मार्केट में होगी तो वो कौन सा केस होता है, इन्फ्लेशन का केस होता है। तो डिफ्लेशन अब स्थिति समझ में आ गया, मैंने बता भी रखा है क्लासेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। Which of the following statement is true regarding disinflation, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अविस्फीति के संबंध में सही है। देखिए डिसइंफ्लेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, चलिए मैं आपको नोट्स में एक बार यहाँ पे निकालूं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें लिख रखा ही था भाई, मैंने क्लास में समझाया भी है। चलिए देखिए किस प्रकार से आपको क्लासेस में मैंने करवाया भाई। देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था आपको, एक बार यहाँ से फिर से डिफ्लेशन में दिखा दूं। यहाँ मैंने बताया ना कीमत में क्या कमी हो जाती है, जो 100 से 40 रुपए आ गया, यानी कि 60% नेगेटिव में इन्फ्लेशन चल गया, यानी महंगाई ऋणात्मक हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, अविस्फीति कहते हैं। डिक्रीज इन प्राइस इन्फ्लेशन इज नेगेटिव, इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या होती है, आपकी महंगाई क्या होती है, घट जाती है, महंगाई में कमी होती है, इन्फ्लेशन डिक्रीज करती है। यानी यहाँ का इसका एग्जाम्पल याद करिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई प्राइस की कीमत 100 रुपए है, 100 से बढ़ गई कितनी हो गई है, 100 से बढ़ गई प्राइस की कीमत जो हो गई है 110 हो गई है, और फिर से वो घट करके कितनी आ गई, 105 रुपए। तो देखिए जो प्राइस है, प्राइस तो अभी भी अधिक ही है, 100 से अधिक ही है, 5 रुपए अधिक है, लेकिन महंगाई जो 10% बढ़ी थी वो घट के फिर से कितनी आ गई, 5%। यानी महंगाई क्या होती है, घट जाती है। और मैंने आपको समझाया था कि जो महंगाई है, यानी एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, ये जो आपकी महंगाई है और ये जो कीमत, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। महंगाई का बढ़ना एक अलग है, कीमत का बढ़ना अलग है। देखिए कीमत तो अभी भी यहाँ बढ़ा, फिर कीमत घटा, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ओरिजिनल प्राइस है उससे अधिक है, अभी भी प्राइस तो अभी भी ऊपर है, लेकिन महंगाई देखिए 10% से 5%, यानी कि महंगाई 5% घट गई है। तो दोनों अलग चीज हुई। तो यही केस होता है आपका डिसइन्फ्लेशन का। ये ग्राफ देखिएगा, ये ग्राफ में जो मैंने आपको बताया था, ये जो आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक महंगाई बढ़ी है, तो ये हो गया आपका इन्फ्लेशन, ठीक है, ये हो गया आपका इन्फ्लेशन। फिर इसके बाद ये आपकी महंगाई घटी, तो अभी मैंने बताया कि जब महंगाई घटती है तो वो कौन सा केस होता है, डिसइन्फ्लेशन का केस होता है। और ये महंगाई आपकी नेगेटिव में चली गई है तो ये कौन सा केस होता है, अभी आपको मैंने बताया डिफ्लेशन का केस होता है। और फिर से जब नेगेटिव इन्फ्लेशन को फिर से कन्वर्ट किया जाएगा, यानी महंगाई को बढ़ाया जाएगा, उसे हम कहते हैं रिफ्लेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने की महंगाई को रिफ्लेशन। और फिर से यहाँ महंगाई आपकी इंक्रीज हो गई है तो यही केस फिर से हो गया आपका इन्फ्लेशन। ये ग्राफ भी क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा सीपीआई वगैरह का सारा कंसेप्ट दे रखा। खैर चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यानी आप डिसइन्फ्लेशन के बारे में समझ चुके हैं ना कि महंगाई का क्या होना, घट जाना, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन में ऑप्शन में देखते हैं, अ सडन शार्प डिक्रीज इन प्राइस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजन, एक विशिष्ट अवधि में मूल्यों में समग्र कमी आ जाएगी। चलिए ऑप्शन ए है स्टेटमेंट। एंड ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, अप्रत्याशित कारणों से मूल्यों में आकस्मिक अत्यधिक कमी। ऑप्शन सी,
a scenario when inflation is mainly due to inflation of only a few commodities and not of all commodities। एक ऐसा परिदृश्य जिसमें मुद्रास्फीति मुख्य रूप से केवल कुछ ही वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण होती है और सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण नहीं। ऑप्शन डी, अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तो डिसइन्फ्लेशन में यही होता है ना, अभी मैंने बताया कि एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी आ जाती है, होती है। अभी मैंने बताया महंगाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, ये जो आपका ऑप्शन है सी, ठीक है, इसको टिक नहीं करूंगा भाई, इसका सही आंसर तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है, मैंने क्या बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। डिसइन्फ्लेशन में महंगाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हो जाती है। इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ में देखिए डिसइन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। और आपका जो स्टेटमेंट है, देखिए ये आपका स्टेटमेंट यही सही होगा ना, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ लिखा गया एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बतलाना चाहता था, ये है आपका ये पॉइंट, देखिएगा यहाँ पे ये एक है आपका स्क्यूफ्लेशन, मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में आया तो मैं सोचूं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। देखिए स्क्यूफ्लेशन में क्या होता है, जब कुछ वस्तु या कुछ क्षेत्र में मुद्रास्फीति हो वह अन्य वस्तु, मतलब कि क्या है इसको समझिए। जैसे दो सेक्टर में ले रहा हूं, ठीक है, एक सेक्टर है आपका आईटी सेक्टर हो गया ये आपका, ठीक है, और बाकी जो सेक्टर है आपका इधर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, प्रोडक्शन सेक्टर हो गया। ये सारे सेक्टर में जो प्राइस है ठीक ठाक है, बहुत अधिक नहीं है। लेकिन आईटी सेक्टर जो है काफी ज्यादा महंगाई है, महंगाई चल रही है, ठीक है, जो सर्विसेज आईटी सेक्टर दे रही है बहुत महंगी दे रही है। तो इस प्रकार से जब कोई एक सेक्टर में महंगाई अधिक हो, बाकी सारे सेक्टर में जो प्रोडक्ट सर्विसेज बन रही है ठीक ठाक है, महंगाई नहीं है, तो ऐसे इन्फ्लेशन केस को क्या कहते हैं हम लोग, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ व्हेन इन्फ्लेशन इन सम गुड सेक्टर एंड नो चेंजेस, ठीक है। देखिए यहाँ जब कुछ वस्तु या कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति हो, कुछ वस्तु या कुछ क्षेत्र में, वह अन्य वस्तु अन्य क्षेत्रों में कीमत समान रहे, तो भाई इसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन। तो देखिए जो ऑप्शन सी दिया हुआ था ना, देखिए ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको स्क्यूफ्लेशन के बारे में पूछता तो आप ऑप्शन सी सही करते। देखिए यहाँ लिखा गया है, a scenario when inflation is mainly due to inflation of only a few commodities and not of all commodities, ठीक है, मतलब कुछ एक ऐसा परिदृश्य जिसमें मुद्रास्फीति मुख्य रूप से केवल कुछ ही वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण होती है और सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण नहीं होती। तो ये हो गया स्क्यूफ्लेशन का एग्जांपल। यहाँ है अप्रत्याशित कारणों से मूल्यों में आकस्मिक अत्यधिक कमी, बहुत अत्यधिक कमी हो जाती है भाई, एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अविशिष्ट अवधि में मूल्यों में समग्र कमी, चलिए ये हो गया, आप समझ में आ गया आपको। तीसरा, अच्छा तीसरा क्वेश्चन रिसेशन, मंदी है। तो मंदी का मैंने आपको चीजें समझाई है, क्या होता है मंदी में, महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी। अगर बहुत अधिक बढ़ जाएगी भाई तो लोगों के पास क्या आ जाएगा, पैसे का अभाव हो जाएगा, मतलब पैसे होने के बाद भी उसको खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, डिमांड कम हो जाएंगे, सेल होगा नहीं, लोगों की क्या होगी भाई, जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं दे पाएगी, तो उनकी नौकरी जाएगी, फिर वो धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो सकती है। तो यही केस होता है आपका रिसेशन का, मैंने समझाया है। तो क्या है देखिए थे ऑप्शन, प्रोड्यूसर विल बी कंटिन्यूअसली ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जो उत्पादन करता है सतर्कता में आशावादी हो जाएगी। रिसेशन के केस में जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो आशावादी रहेंगे, पहला ये दिया गया ऑप्शन। देयर विल बी डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कमी आ जाएगी। देयर विल बी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। देयर विल बी एक्सपेंशन इन बैंक क्रेडिट, बैंक ऋण में विस्तार हो जाएगा। तो देखिए समझिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों, इसको भी समझिए, तरीका समझिएगा पकड़ने का। देखिए दोनों क्वेश्चन मैंने तरीका बताया था आपको, क्या बताया तरीका, यहाँ लैक ऑफ मनी का कम सप्लाई, मार्केट में पैसा है ही नहीं तो डिफ्लेशन है, महंगाई बहुत कम है। यहाँ आपको बताया गया क्या भाई कि डिसइन्फ्लेशन के बारे पूछा तो महंगाई यहाँ पे कम हो जाती है, तो बस तुरंत हमने देख लिया इन्फ्लेशन इन स्पेसिफिक पीरियड डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कमी आ जाएगी मुद्रास्फीति। अब आइए रिसेशन में है क्या, समझिए कि आपके पास मैंने क्या बताया था, एग्जाम्पल मैंने दिया था, देखिएगा यहाँ पे आपको यहीं पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ क्या हुआ था, आपकी सैलरी 10,000 थी लेकिन आपकी सैलरी बढ़ाई गई है, महंगाई इतनी अधिक हो जाएगी, 20,000 बढ़ गई है, आपकी क्षमता बढ़ा दी गई है, लेकिन क्षमता आपकी बढ़ाने के बाद भी आप इसके कैपेसिटी में नहीं हो रही है, प्राइस इतनी अधिक हो जाने के कारण, है ना। तो यहाँ पे वही बात है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में यही बात लिखी गई है ना कि देयर विल बी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, वहां क्षमता से कम उपयोग होगा, यानी कि जो क्षमता है लोग क्या करेंगे, खरीदने की जगह उसको बचाएंगे उस पैसे को, क्योंकि सारे वस्तुओं का प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला गया है। इन अ पीरियड व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग प्राइस राइज
and along with that there is slowing down of economy activities. This is case of, ये भी मैंने आपको बतला रखा है, एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, समझिएगा यहाँ लिखा क्या गया है, एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। देखिए इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन के क्वेश्चन कैसे बनाने, मैं आपको पूरे तरीके के साथ करके चल रहा हूँ। यहाँ लिखा गया कि जो आपकी प्राइस है वो प्राइस राइज हो रही है। ठीक है भाई, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ लिखा क्या है, और उसके साथ अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियों में कमी आती है। यानी इसका मतलब यहाँ बोला गया है कि जो देश की जो इकोनॉमी जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपसे पूछा गया तो यार डैश का मामला किसका, डिफ्लेशन का है, स्टैगफ्लेशन का, रिसेशन का है या डिप्रेशन का है, बताइएगा। तो मैंने आपको बताया है स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी के बारे में। इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें जो प्राइस होती है काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, यानी कि देश में महंगाई भी होगी, इन्फ्लेशन भी होगा, और बहुत अधिक प्राइस बढ़ जाने के कारण यहाँ पे बेरोजगारी बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इसके कारण जो देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती है। चलिए पहले आइए नोट्स में कि यहाँ मैंने लिखा है या नहीं भाई, ये भी समझिए। देखिए स्टैगफ्लेशन में क्या मैंने लिखा था, स्टैगफ्लेशन में मैंने बताया था कि जब मुद्रास्फीति या फिर महंगाई एवं बेरोजगारी अधिक हो तथा आर्थिक वृद्धि क्या हो, कम हो। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम है आपका, महंगाई अधिक है, बेरोजगारी भी अधिक होगी। यह ऑप्शन में नहीं है बट कोई बात नहीं, इस केस को हम लोग कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे, चलिए ये सब हमने कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सही है भाई, ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड, इजी क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। समझिए यहाँ लिखा गया अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर यानी कि नॉर्मली जो है आपका जनरली जो है प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन का नाम देते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन इसे ही कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना, राइजिंग क्या है आपका, इन्फ्लेशन, महंगाई अधिक है, बट फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। समझिए यहाँ पे आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी अधिक बढ़ रही है, महंगाई भी अधिक बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है देश की अर्थव्यवस्था। तो इसे ये हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। ये चलिए आगे हिंदी में पढ़ लेते हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति की दर, गिरते उत्पादन, गिरते उत्पादन मतलब इकोनॉमी ग्रोथ रेट कम है देश की, कंट्री की, और बढ़ती बेरोजगारी को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। यानी स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इस इन्फ्लेशन में क्या होता है सर, कि महंगाई बहुत अधिक होती है, बेरोजगारी भी क्या हो जाती है, काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी धीरे हो जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया आपसे, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। समझिए क्वेश्चन, समझिए कैसे एक सवाल बनाइएगा। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में क्या होती है भाई, बताइए। अरे भाई हमने बताया मुद्रास्फीति में और कीमतों में वृद्धि है, यानी कि इन्फ्लेशन अधिक हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है प्राइस भी अधिक होगी। तो सरकार क्या करेगी, मार्केट में फ्लो इनफ्लो बढ़ाएगी, यानी कि तरलता को इंक्रीज करेगी, यानी पैसे की सप्लाई को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो भाई इन्फ्लेशन में होता क्या है, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी तो होती है, तरलता तो होती ही है। ठीक है, इसी कारण तो देश में जैसे ही आपको बोनस मिल गया तो मार्केट में मनी फ्लो बढ़ गया, पैसे बढ़ गया ना भाई, मार्केट में इंक्रीज हो गई, तभी तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन आए, प्राइस में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगला सवाल, हु इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, जो ऋण देने वाला व्यक्ति है उसे, बिजनेसमैन को, जो ऋण लेने वाला व्यक्ति वो है, या इनमें से कोई नहीं। एसएससी का सवाल है ये। तो ये मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये केवल एक एग्जाम्पल है, और ये आपके नोट्स में मैंने ऑलरेडी कराया, समझाया भी। तो देखिए होता क्या है कि आपने जो लोन लिया है 10,000 रुपए का, ठीक है, आपने 10,000 का क्या किया, उधार लिया। मान के चलते हैं कि कोई बी व्यक्ति ने उधार लिया है ए से, ठीक है, ए ने उधार दिया इसको 10% के इंटरेस्ट रेट में दिया, और अभी जो इन्फ्लेशन है भारत में 4% है, मान के चलते इसने उधार दिया था 2020 में। अगले साल अब ये जो बोला था कि हम 10% भाई इंटरेस्ट लेंगे आपसे,
और आप अगले साल 2021 में हमें पैसे लौटा दीजिएगा विथ 10%। तो भाई 2000 अगर 10% के हिसाब से और इन्फ्लेशन रेट जो था भारत का 4% था, तो इसको कितना मिलता पैसा? 10 में से 4% घटा देंगे तो 6% इसको इंटरेस्ट मिलता। भाई ये 4% क्या हुआ? यानी ये हुआ कि आप जो 100 रुपए में पहले 2 केजी चीनी खरीद रहे थे, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई, 100 कितना कर दिया गया? 200 रुपए कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 200 रुपए कर दिया गया। तब भी अभी आप कितनी चीनी खरीद पा रहे हैं? 2 केजी ही चीनी खरीद पा रहे हैं। तो सैलरी आपकी जो बढ़ी है, महंगाई बढ़ जाने के कारण, है ना, यानी इतना महंगाई भत्ता 100 रुपए आपको दिया गया, 100 रुपए एक्स्ट्रा आपको आया है, लेकिन महंगाई अधिक होने के कारण, अब ऐसे समझिए इसको, मैं आपको एक एग्जांपल परसेंटेज में दे के दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले जो चीनी जो था आपका 50 रुपए पर केजी था, ठीक है, 50 रुपए पर केजी था, तो आप 100 रुपए में 2 केजी चीनी ला रहे थे। अब जो आपका चीनी का प्राइस हो गया 60 रुपीज पर केजी हो गया, ठीक है। तो अब ये 2 केजी चीनी खरीदने का आपको कितना चाहिए भाई? 120 रुपए चाहिए। तो भाई महंगाई कितनी बढ़ गई है भाई? 10 रुपए बढ़ गई है। तो भाई 10 रुपए बढ़ गई है, 120 रुपए में 2 केजी आ जाएगी ना? हाँ भाई। तो यानी कि अब देखिए आपका जो भाई, देखिए अब आपको सरकार क्या दे रही है? आपको 100 की जगह आपको 120 रुपए दे रही है, यानी कि पहले से कितना अधिक दे रही है? 20 रुपए अधिक दे रही है। कितना पहले मिलता था? 100 रुपए मिलता था। इसका परसेंटेज निकालिए तो कितना महंगाई भत्ता आपको दिया गया? 20%, ठीक है, क्योंकि महंगाई भाई 20% बढ़ गई है, इसीलिए। देखिए 10% बढ़ी है कि नहीं? यहाँ पे कितना पैसा बढ़ गया? 10 रुपए बढ़ गया। कितना में? 50 में इंटू 100, तो 50 दूनी 100, कितना? 20% महंगाई बढ़ा है, प्राइस बढ़ा है, तो 20% आपको सरकार दे भी दी है पैसा। तो भाई पैसा आपका बढ़ तो गया, लेकिन उतना ही आप सामान खरीद पा रहे हैं। उसी प्रकार आपने 10% इंटरेस्ट रेट में दिया था, लेकिन उस समय 4% महंगाई थी, यानी 10% आपको देगा वो 4%, लेकिन उस आपके वही सामान, जितना सामान पहले खरीदते थे, जो आपके खर्च होते उसी में निकल जाएंगे, आपका 6% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? अचानक से 2021 में इन्फ्लेशन आ जाने के कारण जो महंगाई है जो भारत में, वो 4% हो गई। तो भाई अब बताइए, ये जो बी जो पैसा इसको दे रहा होगा, तो ए को कितना मिलेगा? 10 से मैं आपका 6 माइनस हो गया, 4% ही केवल इसको मिलेगा। पहले जो 6% मिल रहा था अब इसको चाहिए, यानी कि क्या हुआ? इसको लॉस हुआ। ऋण देने वाले को लॉस होता है महंगाई में, और जो ऋण देता है उसको फायदा होता है। समझ में आ गया? तो भाई वो मूलधन ही चुकाया है अपना, 2% उसका बच गया है भाई, जो इंटरेस्ट देना था उसको, किसको? ऋणदाता को, ठीक है। चलिए, तो किसको फायदा होगा यहाँ पे? ऋणदाता, सॉरी ऋणी को, यानी कि जो लोन लेने वाला है या फिर उधार लेने वाला। हाइपर इन्फ्लेशन, 100% एंड अबव वाला केस है, यानी कि महंगाई आपका 100% या उससे ज्यादा हो जाए। इन द इकोनॉमी विल लीड टू, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। क्या होगा बताइएगा? इजी लोन आपको मिलने लगेंगे भाई, फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाएगी, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड, यानी वस्तुओं में उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज डिपॉजिट इन बैंकों में जमा वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? मैंने क्या बताया था आपको? हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि आपका महंगाई जो है 100% या उससे अबव हो जाए। तो महंगाई हो जाए तो भाई देश सरकार, आरबीआई आपको पैसा तो दे रही है, ठीक है ना, पैसा दे रही है, आपके पास पैसा आ रहा है। जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, 10,000 की जगह आपको 20,000 मिल रहा है, लेकिन प्राइस कितना हो गया था उस प्रोडक्ट का? 5,000 हो गया था, ठीक है। तो इसकी कीमत बढ़ गई है, किसकी? वस्तु की कीमत बढ़ गई, लेकिन आपका जो पैसा है ना उसका वैल्यू घट गया है। 10,000 की जगह आपको 20,000 मिल तो रहा, पैसा तो है आपके पास, लेकिन भाई क्या हो रहा है, उस पैसे की जो वैल्यू है ना, जो आप पहले 10,000 में जो 500 जब प्राइस था, तो आप कितने वस्तु खरीद पा रहे थे? 20 सामान खरीद पा रहे थे। अब इस 5,000 प्राइस होने के कारण आपके पास पैसे अधिक आ गए, 20,000 आ गए, लेकिन फिर भी अभी 4 वस्तु ही खरीद पा रहे हैं, यानी पैसे की वैल्यू घट जाती है हाइपर इन्फ्लेशन में, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन में कितना रेट होता है? क्रीपिंग है, रनिंग इन्फ्लेशन, ये सब मैंने बताया था आपको। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की कीमत में गिरावट। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक कर्व आपको यहाँ पे दिखा दूं पहले। चलिए ये कर्व मैंने बना रखा था भाई, कहाँ गया? चलिए भाई देखिए, मैंने आपको बताया कि महंगाई एक लिमिटेशन तक अच्छी है ना, एक सीमा तक अच्छी है, लेकिन बहुत अधिक महंगाई हो जाने के बाद क्या होगा? बहुत कम महंगाई अगर हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों लॉस है। मैंने आपको बताया अगर महंगाई है तो भाई उससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा। ये मैंने आपको कंपनी का एग्जांपल दिया था, 500 से प्रोडक्ट का प्राइस अब 1,000 किया गया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया, नॉर्मली इन्फ्लेशन आई, प्राइस बढ़ी है, तो भाई रोजगार मिली। वही बताया गया इस ग्राफ में। ये जो ग्राफ है आपका फ्लिप कर्व है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लिप कर्व। देखिए यहाँ पे
इस फ्लिप कर्व में हमें क्या मिलता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की। यानी इन्फ्लेशन अधिक होगी तो बेरोजगारी कम होगी, लेकिन एक लिमिटेशन, यानी मैंने लिखा महंगाई और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध होता है। एक सीमा तक अगर महंगाई बढ़ रही है तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया ये महंगाई क्या हो रही है, देखते चलिएगा। ये महंगाई जो है आपकी, देखिए धीरे धीरे यहाँ पे महंगाई आपका 6% है। महंगाई आपकी क्या हो गई, घट गई है। अगर महंगाई घटेगी तो भाई बेरोजगारी क्या होगी, धीरे धीरे भाई बढ़ते चली जाएगी। तो देखिए बेरोजगारी यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे महंगाई 5% है तो बेरोजगारी कितनी है, मात्र 3% है। महंगाई घट के यहाँ पे आ गई है 1% में महंगाई अगर आ जाएगी तो बेरोजगारी 6% हो जाएगी। तो यही तो मैंने आपको बताया उल्टा रिलेशनशिप, कि महंगाई अगर एक सीमित सीमा तक 2 से 6% तक महंगाई अच्छी है देश के लिए, इससे रोजगार बढ़ेगा, प्राइस की कीमत बढ़ रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो और एम्प्लॉय रखते चले जाएंगे। तो देखिए भाई जैसे जैसे आगे इधर चलते चलेंगे इस ग्राफ में ऐसे, तो क्या मिलेगा आपको देखने को, समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे अच्छे से। एक मिनट भाई, देखिए ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर दिया हूँ, ठीक है। ये तो हो क्या रहा, देखिए अब आप जैसे ही यहाँ पे इस पॉइंट में ले लीजिए, इस पॉइंट में अगर है तो महंगाई कितनी है, 1% है। 1% में यहाँ पे बेरोजगारी कितनी है, 6% है। अब आपकी महंगाई बढ़ गई है, यहाँ आके आप यहाँ आ गए, महंगाई 5% तो देखिए बेरोजगारी घट गई है। तो दोनों के बीच उल्टा रिलेशन है, फ्लिप कर्व यही बताता है, ठीक है। चलिए तो फ्लिप कर्व में वैसे हम लोग काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे। बस फ्लिप कर्व में सिंपल तो यार ना, मैंने बताया ना भाई कि अगर बेरोजगारी जो इन्फ्लेशन है एक लिमिटेशन में अगर बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, तो रोजगार का अवसर उत्पन्न होता है मार्केट में। तो ये जो कर्व है इन्फ्लेशन का और बेरोजगारी का एक उल्टा रिलेशन कौन देता है, तो आपका फ्लिप कर्व देता है। यही क्वेश्चन है, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के संबंध में प्रतिलोम दर्शाता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। चलिए भाई, अच्छा सवाल है ये मैंने आपको अभी कराया भी है। In 2015, the nominal rate of interest in a country was 5.5% and the inflation rate was 2.5%. So, real rate of interest in 2015 was, देखिए क्या बोला गया, 2015 में एक देश में ब्याज की मामूली दर 5.5% और उस समय मुद्रास्फीति दर 2.5% है। 2015 में असली ब्याज दर क्या है, वही जो अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी को उधार दिए हमें, ठीक है, आपने कुछ भी रकम दिया होगा, आपने मान के चलते 1 लाख रुपए किसी को दिए हैं, कितने रेट में दिए, 5.5% में, ठीक है। और देश की जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन कितना है, 2.5% है। तो इसको माइनस करके आपको कितना मिलेगा, 3% ही मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि आंसर आ गया 3%। वही बोला गया असली ब्याज दर कितनी आपको मिल रही है, 3%। बाकी ये जो आपको मिल रही है एक्स्ट्रा 2.5%, ये तो भाई महंगाई इतना है कि वही पैसा जो 1000 आपके पास थे, अब इसका 2.5% बढ़ा के आपको 1250 रुपये मिल तो रहे हैं, लेकिन ये 1250 रुपये कोई काम का नहीं है, वो 1000 के बराबर ही। रेस्ट जो 3% जो मिलेगा एक्स्ट्रा 3000, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1550 रुपये। यानी आपके पास जो पहले 1000 रुपये थे और अभी आपको 1550 मिले हैं, ठीक है ना। 5% के हिसाब से देखा जाए, नहीं 5%, अच्छा मान के चलते हैं 1000 है, इसका 5% अगर लेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 5%, ये हो गया आपका 100%, और 10% 100, और 10 रुपये हो गया 1%, है ना। 1% क्या हो गया आपका 10 रुपये, तो 5% कितना हो गया 50 रुपये, यानी कि 1050 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन समझिए 1050 रुपये, और आपको मैंने बताया इन्फ्लेशन कितना है, 2.5% है, यानी कि 2% कितना हो जाएगा 20 रुपये, यानी कि 1025 रुपये। अब समझिए जो पहले 1000 जो आपके रुपए थे, वो अभी इन्फ्लेशन 2.5% के कारण वो 1000 रुपये किसके बराबर, 1025 के बराबर। मतलब पहले 1000 में अगर आप एक जीन्स खरीदते थे, अब वो जीन्स का प्राइस हो गया है 1025 रुपये। लेकिन आप 5% इंटरेस्ट लिए हैं, तो 5% में 2.5% तो महंगाई के कारण भाई ये पैसा उसी के बराबर आ गया, जो पैसा पहले 1000 था उसके बराबर। रेस्ट जो 2.5% है, यानी 25 रुपये का जो आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे, 1050 में 1025 रुपये तो भाई इसके बराबर हो गए, मूलधन के बराबर हो गया, बाकी आपको 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। वो किसके बराबर है, 3% के बराबर। समझ में आ गया ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने 5% लिया है, वहाँ पे 5.5% दिया हुआ था, है ना, यही दिया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा। यानी कि भाई देखिए पैसा इतना अधिक आपको मिलना चाहिए कि जो महंगाई है, मतलब समझिए ऐसे कि अभी आपको 10,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है, और अभी जो देश में जो इन्फ्लेशन है, ऐसे समझिएगा भाई, जो देश में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4% है, ठीक। तो अभी आप 10,000 में जो आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है,
यानी कि जो आपके खर्च हो रहे हैं मतलब जरूरी चीज़ों में 1124 वस्तुओं में जो दिनचर्या में जो खर्च हो रही है उसको खर्च करने के बाद जो आपको जो बच रहा है वो 2000 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, कितने बच रहे हैं? 2000 रुपये बच रहे हैं। ठीक, अब समझिएगा, अब आपकी जो सैलरी बढ़ा दी गई है 15,000 रुपये कर दी गई है, लेकिन बात यहाँ ये है कि जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इन्फ्लेशन कितना है यहाँ पे। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन कुछ भी मान ले दिस दैट कुछ भी x% मैंने कर दिया, मतलब अधिक है 4% से अधिक ही है, मतलब 10% मैं 9% मैं ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल कि 9% है। तो अगर ये 15,000 बढ़ा है मेरा सैलरी, ठीक है, 9% नहीं 5% लेके चलते, 1% मान के चलते कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। ठीक है, 5% लेके चलते हैं तो 1% बढ़ गया, मतलब ये कितना हो भाई? 100 रुपये हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, यानी कि अभी हमारी सैलरी 100, इसका 1% कितना होगा? 100, ये हो गया 100, ये हो गया 10, ये 100 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर इसका 5% हम लोग लेंगे, महंगाई इसका 5%, यानी कि सैलरी अब आपको कितना मिलना चाहिए भाई? 10,500 रुपये। ठीक है, अगर आपको इतना सैलरी मिल रहा है तो अभी भी आपका खर्च करने के बाद कितना बचेगा? 2000 रुपये ही बचेगा। ठीक है, तो आपका सैलरी तो बढ़ा दिया गया भाई, ठीक है ना, सैलरी बढ़ा दिया गया 5% आपका, बट क्या कोई फायदा हुआ? अभी भी आप 2000 रुपये ही बचा रहे हैं। हाँ, अगर आपकी सैलरी अभी 11,000 हो जाती तो आपकी बचत बढ़ जाती 500 रुपये और, यानी कि 2500 रुपया सेविंग करने लग जाते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये इन्फ्लेशन कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके बाद आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना महंगाई भत्ता अधिक है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आपको 11,000 सैलरी बढ़ा दी जाती, यानी कि आपका कितना 10% सैलरी बढ़ जाता। ठीक है, यानी 10% बढ़ जाता, महंगाई 5% है तो 5% आपका एक्स्ट्रा पैसा बच जाता। समझ में आ गया ना? चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज बाय, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? मुद्रास्फीति में कौन सी स्थिति होती है बताइएगा? टू मच मनी आपके पास होती है, चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, कम वस्तु पर आप अधिक खर्च करते हैं इन्फ्लेशन में। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दिया गया और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, ठीक है सर, यानी आपको बोला क्या गया है कि इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन, यानी कि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो भाई यही स्थिति होती है, बाकी और देख लेते हैं। ऐसे तो होती है ना भाई, क्योंकि क्या होता है इन्फ्लेशन में महंगाई अधिक हो गई है। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड, कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय हो जाता है, मतलब प्राइस बहुत अधिक बढ़ जाती है ना। इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस बहुत अधिक बढ़ जाती है, प्राइस बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी कि एक जीन्स में जो पहले था 1000 दाम, अब एक जीन्स में हम 3000 रुपये दे रहे हैं, यानी कि क्या हो गया? मुद्रा, यानी कि प्राइस। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड, यानी कि कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय, तो अभी हम 3000 रुपये में एक ही जीन्स खरीद पा रहे हैं। यहाँ 10,000 में 10 जीन्स खरीद रहे थे, यहाँ 10,000 में हम 3 जीन्स ही खरीद रहे थे, यानी कि अधिक मुद्रा में हम कम वस्तु खरीद पा रहे हैं। यही होता है इन्फ्लेशन का केस। आगे पढ़ते हैं भाई। टू फ्यू मनी चेजिंग टू मच गुड, ये तो होगा नहीं भाई, ऐसा तो इन्फ्लेशन में होता नहीं कि अत्यधिक वस्तु हम खरीद लेते हैं कम खर्चा में, खर्च हमारे ज़्यादा होते हैं, वस्तु कम खरीद पाते हैं हम लोग इन्फ्लेशन में। टू मेनी पीपुल चेजिंग टू फ्यू गुड, अत्यधिक जन और अल्प मात्रा में वस्तु होता है। क्या इन्फ्लेशन में ऐसा स्थिति है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वस्तु कम होते हैं? ऐसा नहीं होता भाई, प्राइस अधिक हो जाती है, यही ऑप्शन सही है। बाकी अगला भी देख लेते हैं। टू मच पीपुल चेजिंग टू लिटिल गुड्स, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन सही है। मुद्रास्फीति कब होती है बताइएगा? इन्फ्लेशन कब होती है ये आपसे पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए पढ़िए, देयर इज जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ओवर टाइम, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। यही तो ऑप्शन सही है भाई, यही तो होती है, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है, तो एक अच्छा इन्फ्लेशन एक लिमिटेशन था, यही पढ़ा आपने। ऑप्शन बी, देयर आर पीरियोडिक डिक्रीज इन द प्राइस लेवल, नहीं होगा भाई। देयर आर कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द आउटपुट लेवल ओवर टाइम, ये भी नहीं है भाई, ये भी नहीं है। देयर इज राइज इन द परचेजिंग, भाई पावर हमारी घट जाती है, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। स्टैगफ्लेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, क्या होती है? महंगाई अधिक होती है, महंगाई अधिक होती है, बेरोजगारी भी अधिक हो जाती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कम हो जाती है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, persistent high inflation combined with high unemployment, sorry, yes, this is the right option. Option A is the right answer. Okay, persistent high inflation combined with low unemployment, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है आपका persistent low inflation, ये भी गलत है भाई, हाई इन्फ्लेशन होता है। persistent low inflation ये भी नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में,
ये आप बना लेंगे। अभी हमने बनाया था 2015 में, आपको बोला गया कि 8% है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और महंगाई है 2.5%। आपको 8% मिल रहा है, महंगाई 2.5%, आपको कितना मिल रहा है भाई 5.5%। निकाल लेंगे, टिक करके आ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में, इफ मनी सप्लाई ग्रोथ इज फास्टर देन रियल जीडीपी ग्रोथ इट्स रिजल्ट इन, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि, ठीक है, यानी जो सप्लाई की जो वृद्धि है वास्तविक जीडीपी की विकास दर की तुलना में तेज है, यानी कि जो देश की जो जीडीपी है ना उससे ज्यादा मनी सप्लाई हो रहा। और देखिए समझिए यहाँ मैंने क्या बोला, मनी सप्लाई ज्यादा है रहा, तो इन्फ्लेशन में ही होता है ना मनी सप्लाई सबसे ज्यादा। समझिए, याद करिए, मैंने बताया है आपको इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होता है कि नहीं भाई, बताइएगा, मैंने बताया आपको। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए हमको। जब पैसे की भाई क्या होगी, सप्लाई अधिक होगी, जो देश की जीडीपी है, जीडीपी मतलब क्या होता है, देखिए जीडीपी मतलब ये है कि जो आपके देश की जो सीमा है, ठीक है, इस सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी सर्विसेज बन रही है, उसकी जो मौद्रिक मूल्य है वही देश की जीडीपी कहलाती है। इस जीडीपी से हमें एक्चुअल पता चलता है कि देश की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है, देश की उत्पादन क्षमता कितनी है, देश की क्रय शक्ति कितनी है। तो जो उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है भाई, कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा भाई मनी मार्केट सप्लाई हो रही है, तो भाई इसी से तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में मनी सप्लाई अधिक हो रहा है तो इन्फ्लेशन आएगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैगफ्लेशन फिर से आ गया, तो भाई आपको मैंने बता दिया है, प्राइस इंडिसेस एंड आउटपुट बोथ डिक्रीजेस, मूल्य सूचकांक और उत्पादन दोनों में कमी। प्राइस इंडिसेस इंक्रीजेस बट आउटपुट डिक्रीजेस, प्राइस इंडिसेस एंड आउटपुट बोथ डिक्रीजेस, बताइए क्या होगा इसका। मैंने स्टैगफ्लेशन बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको, बताइएगा। देखिए क्या होगा, प्राइस तो इंक्रीज करेगा, यहाँ पे मूल्य सूचकांक दोनों में कमी, तो ये होगा नहीं, यहाँ ये मूल्य सूचकांक में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। स्टैगफ्लेशन में क्या होती है भाई, इन्फ्लेशन हाई, प्राइस सूचकांक में वृद्धि होगी, तो मूल्य सूचकांक और उत्पादन दोनों में, उत्पादन में मान लीजिए प्रोडक्शन भी बहुत अधिक हो रहा है, तो भाई प्रोडक्शन भी अधिक होगा तो प्राइस तो बढ़ने की कोई माँ बाप, उत्पादन कम हो रहा है, जैसे कि टमाटर कम उत्पादन हो रहा है तभी भाई यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही होती, तभी तो इन्फ्लेशन होगा ना। मान लो टमाटर भी आ रहा, प्राइस भी बढ़ाया जाएगा टमाटर का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मार्केट में जिसकी कमी होगी भाई, डिमांड एंड सप्लाई, याद है ना भाई, याद करिए, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट मैंने बताया था। डिमांड एंड सप्लाई का जब चेन ब्रेक कर जाता है, यानी कि जब बैलेंसिंग ब्रेक हो जाए, असंतुलन हो जाए, डिमांड अधिक हो जाए कंपैरेटिवली सप्लाई, तो क्या होता है आपका, इन्फ्लेशन आता है ना। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उत्पादन कम हो रहा है, तो यहाँ से इन्फ्लेशन आएगा, और ये इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि स्टैगफ्लेशन का ही एग्जांपल है। आपसे पूछा स्टैगफ्लेशन एग्जिस्ट करेगा कब, जब मूल्य सूचकांक में वृद्धि होगा और उत्पादन कम हो जाता है। समझ में आया भाई। चलिए हो गया खत्म आपके सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू जितने भी एसएससी के ही थे सारे मेरे भाई। इन्फ्लेशन के मैंने बहुत कोशिश की कि अच्छे से मैं आपको इस एमसीक्यू के माध्यम में भी जितना चीज़ें मैंने पढ़ाया अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं झारखंड दरोगा के लिए जेपीएससी बैचेज में, तो भाई समझ करके अगर पढ़ना चाहते हैं, और भाई कंटेंट मैं आपको लिखने देता नहीं हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं भाई खुद से लिख करके अपलोड कर दिया हूँ, ये सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन में अपलोडेड है। ठीक है, इन्फ्लेशन का पूरा कंटेंट आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, एज इट इज़ जो पढ़ाता हूँ वही मैं देता भी हूँ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।